जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसटीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के ज्योग्राफी का मॉडल सेट को कराने वाले हैं। ठीक है ना। ज्योग्राफी का मॉडल सेट है जो यह पहला मॉडल सेट है जिसमें कुल 70 मार्क्स पूछा जाता है। ज्योग्राफी में आप सबको मालूम होगा कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को मात्र 35 बनाना होता है। 70 पूछे जाते हैं और कितना बनाना पड़ता है? तो 35 बनाना पड़ता है। और उसी ज्योग्राफी का यह पहला मॉडल सेट है। कौन सा मॉडल सेट है? पहला मॉडल सेट है। और इसी तरह के आप लोग को हम कुल 5 मॉडल सेट देंगे और जिसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल सेट है बिहार बोर्ड द्वारा, ये पहला है। और इसके अलावा इसका 4 और मॉडल सेट देंगे, आपका कुल मॉडल सेट 5 कंप्लीट करा देंगे और उसमें से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इस पहले मॉडल सेट को देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए इन 70 ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा कि यह जो है मॉडल सेट है आपके बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है, मॉडल सेट पहला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। पहला मॉडल सेट का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बस यहाँ पे प्रश्न बताया जाएगा, उसका उत्तर बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को सभी प्रश्न आपके दिमाग में दोहरेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। नवीकरणीय स्रोत की बात करता है। कौन सा स्रोत? नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात जो खत्म ही नहीं होता। ठीक है, नवीकरणीय मतलब कि जो खत्म नहीं होता है। अनवीकरणीय जो खत्म हो जाएगा, एक बार उपयोग कीजिए वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोयला है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में कोयला। तो कोयला का एक बार उपयोग कीजिएगा, खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम को भी एक बार उपयोग कीजिएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका जो सौर ऊर्जा है, यह बार बार उपयोग करते रहिए, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी। सौर ऊर्जा जो है क्या है? एक नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो भी अपने मन में विचार किए हैं, ऑप्शन डी एकदम राइट है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही मन लगाकर, दिल लगाकर एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते चलिए, क्योंकि उस समय आप लोग के पास बहुत ही कम बचा है। तो चलिए इसी तरह से सभी, इससे भी बेहतर तरीके से सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बेला डीला जो है वह प्रसिद्ध है। जो बेला डीला है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बेला डीला जो स्थान है वह क्यों इतना प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है कि लौह अयस्क के लिए, लोहा के लिए। ऑप्शन बी में दिया है कोयला के लिए। ऑप्शन सी दिया है तांबा के लिए। ऑप्शन डी दिया है अभ्रक के लिए। तो जो बेला डीला है, ठीक है ना, बेला डीला वह सबसे प्रमुख है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए जी? लौह अयस्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रमुख है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है दक्षिण भारत की नदी नहीं है। निम्न में से कौन जो है दक्षिण भारत की नदी नहीं है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है। या उत्तर हो गया, या हो गया पूरब। ठीक है, पूरब हो गया, या पश्चिम हो गया, और या क्या हो गया आपका? दक्षिण हो गया। ठीक है ना, दक्षिण हो गया। तो बता रहा है कि दक्षिण भारत की नदी है, मतलब इधर की नदी कौन सी है? इधर की, इस दिशा की नदी कौन सी है? आप सबको मालूम होगा कि जो गंगा है, या उत्तर भारत की नदी है। गंगा किधर है जी? तो उत्तर भारत की है। ये भी हुगली नहीं है उधर की, दामोदर भी नहीं है। जो कृष्णा है या नदी जो है ये दक्षिण भारत की है। किधर की है? तो दक्षिण भारत की, मतलब दक्षिण ओर की नदी कौन? तो कृष्णा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। ठीक है ना, और जो भी प्रश्न अगर डाउट हो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत का मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर वो किससे कहा जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। देखिए कितने मज़ेदार, कितने अच्छे से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी रहेंगे। 5 मॉडल सीट कराएंगे ना, 5 मॉडल सीट में से मिलाकर लगभग हमको लगता है कि पूरा प्रश्न यहीं से रहेंगे। 70 प्रश्न पूछता है तो 70 प्रश्न इस 5 मॉडल सीट में से रहेंगे। और आप लोग धड़ाधड़ के हिसाब से एकदम पूरे सही करके आइएगा। बस अगर इस 5 मॉडल सीट को कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तब। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप सबको मालूम होगा कि भारत का मैनचेस्टर जो है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पतन। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए में दिया है मुंबई, ऑप्शन बी में दिया है पारादीप, ऑप्शन सी में दिया है हल्दिया, ऑप्शन डी में दिया है चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा जो पतन है वो कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा है जी? भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न पुस्तक में से कौन जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है। मतलब कि हम्बोल्ट की पुस्तक कौन है? इसमें से कौन सी पुस्तक है जिसको हम्बोल्ट ने लिखा है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ऑस्ट्रेलिया का बुक ये तो नहीं लिखा है, काम मास जो है यह हम्बोल्ट लिखा है। बाकी सब इसमें से कोई नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो काम मास है उसको किसने लिखा है? तो हम्बोल्ट ने लिखा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हर हाल में आप लोग सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि मसाई जनजाति जो संबंधित है, जो मसाई जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि जो मसाई जनजाति है वो अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ जी? अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं, यूरोप भी नहीं होगा, अंटार्कटिका भी नहीं होगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अफ्रीका इसमें कोई नहीं है, अफ्रीका होगा इसमें है ही, अफ्रीका इसमें है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं। आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में अफ्रीका भी डाल दे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अफ्रीका इनमें से नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। मसाई जो जनजाति है वो अफ्रीका में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपका भूगोल ही पढ़ा रहे हैं, भूगोल का जनक पूछ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूगोल का जनक जो है वो किस देश को, ठीक है ना, किस देश की बात नहीं, यहाँ पर किस महादेश के बारे में पूछा है कि भूगोल का जनक कौन है। तो यहाँ पर भूगोल का जनक जी ऑप्शन ए में दिया है यूनान। तो यूनानी है, ठीक है, यूनानी है भूगोल का जनक। ऑप्शन ए में दिया है यूनान। तो यूनान क्या है? भूगोल का जनक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भूगोल का जनक यूनान को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो एक महाद्वीप है, कौन महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में दिया है एशिया, ऑप्शन बी में दिया है अफ्रीका, ऑप्शन सी में दिया है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी में दिया है उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहा है, जनसंख्या वृद्धि है नहीं। अभी जनसंख्या कहाँ सबसे अधिक है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो एशिया में। और वृद्धि कहाँ पर है, वृद्धि दर? तो वह हो जाएगा अफ्रीका। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या होगा जी? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ है? तो अफ्रीका में है। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो एशिया में है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका होगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 10 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। लिंग अनुपात की बात करता है, ठीक है ना। लिंग अनुपात की बात कर रहा है कि लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां है, ठीक है ना। उसकी बात कर रहा है कि 1000 पुरुष है उसके अनुपात में कितनी स्त्रियां वहाँ पे बात करती है। तो इसी वही प्रश्न पूछा है कि लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक कहाँ पर है, किस विश्व में कहाँ पर सबसे अधिक, किस देश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है अमीरात, ऑप्शन बी में दिया है फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया है जर्मनी, ऑप्शन जापान, ऑप्शन डी में दिया है लाटविया। आप लोग को बता दें कि निम्न में सबसे अधिक जो विश्व में जनसंख्या अनुपात है वह कहाँ हो जाएगा? लाटविया में है। कहाँ है? लाटविया में सबसे अधिक है और सबसे कम है अमीरात में। सबसे कम अमीरात में, लेकिन सबसे अधिक कहाँ है जी? तो लाटविया में है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लाटविया में सबसे अधिक है, अमीरात में सबसे कम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है। जो पूरा भारत देश है हम लोग का, वो भारत देश में 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 5 व्यक्ति। कितने व्यक्ति जी? तो 5 व्यक्ति। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 व्यक्ति 1 हेक्टेयर भूमि पर निवास करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। देखिए कितने अच्छे कितने मजेदार प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखे जाएंगे। हर हाल में आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। निम्न जनसंख्या वाला मतलब जहाँ पे सबसे अधिक, सबसे कम, ठीक है ना, सबसे कम जनसंख्या किस महादेश में है। सबसे कम जनसंख्या दक्षिण अमेरिका में, या फिर ओशनिया में, या फिर अफ्रीका में, या फिर एशिया में। ओशनिया को ही ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक देश है, ओशनिया जो है महादेश है, ठीक है ना। और उसी ओशनिया में, ठीक है ना, ओशनिया में क्या है? सबसे कम अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या क्या है? तो ओशनिया में है। कहाँ है? तो ओशनिया में है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सबसे अधिक कहाँ है? तो एशिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में, सबसे कम ओशनिया में, और सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ हो रहा है? तो अफ्रीका में, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए तीनों प्रश्नों को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओशनिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है। जो प्रौढ़ आयु वर्ग है वह कहाँ से कहाँ तक होता है। ऑप्शन ए में दिया है 15 से 59 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी में दिया है 10 से 40, ऑप्शन सी में दिया है 20 से 60, ऑप्शन डी में दिया है 5 से 35। तो आप सबको बता दूं कि जो प्रौढ़ आयु वर्ग है वो 15 से 59 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए जी? 15 से 59 वर्ष के लिए होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जिनका भी उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है बहुत बढ़िया। ऐसे ही मज़ेदार अच्छे से पढ़ाई करते चलिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है आयु वर्ग नहीं है। आप सबको मालूम होगा कि 3 तरह के आयु वर्ग होते हैं, ठीक है। कितने तरह के? 3 तरह के आयु वर्ग। एक 0 से लेकर 14, ठीक है, एक 0 से 14, दूसरा 15 से 59, तीसरा जो है 59 के बाद 60 से अधिक, ठीक है ना।
तीसरा जो है कहाँ से 60 से अधिक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 60 से अधिक तीन ही तरह का है। पहला हो गया 0 से 14, दूसरा हो गया 15 से 59, तीसरा हो गया 60 से अधिक है, और चौथा जिसमें होता ही नहीं है, 3 ही होता है। तो ये जो पूछ रहा है कि कौन आयु वर्ग नहीं है, तो कौन इसमें नहीं होगा जी? जो 90 से अधिक है। जो 90 से अधिक है वो क्या होगा? तो नहीं होगा। 90 से अधिक जो है वह क्या होगा? नहीं होगा। 90 से अधिक इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आयु वर्ग 90 से जो अधिक होता है वह आयु वर्ग नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन देश मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है अफ्रीका, ऑप्शन बी में दिया है भारत, ऑप्शन सी में दिया है नॉर्वे, ऑप्शन डी में दिया है चीन। यहाँ पे चौन लिखा है, ठीक है ना, चीन हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? उच्च मानव विकास वाला जो देश है वो कौन सा है? तो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉर्टिकल्चर जो है वह संबंधित है। जो हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर वह किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर क्या है जी? ऑप्शन ए में दिया है फूल है, या फिर ऑप्शन बी में दिया है अत्र से, ऑप्शन सी में दिया है दाल से, या फिर फलों या सब्जियों से। तो हॉर्टिकल्चर जो है वह फलों या सब्जियों से संबंधित है। किससे है? फलों और सब्जियों से संबंधित है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करते चलिए, ठीक है ना, अच्छे से एकदम पूरा कंप्लीट रूप से। पहला मॉडल सेट है, इसी तरह के आपको 5 मॉडल सेट दिए जाएंगे, और आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ दे आप एकदम 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में करके आइएगा, ठीक है। ये वायदा है आपसे, ठीक है, एकदम पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 17 नंबर प्रश्न है कि शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? जो शुष्क कृषि होती है उनमें वहाँ पे कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन ए में दिया है रोगी, तो रोगी तो बोई जाती है, ज्वार भी बोई जाती है, मूंगफली भी बोई जाती है, गन्ना जो है वह शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी? राइट उत्तर हो जाएगा। यह शुष्क कृषि फसल नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गेहूं की, देखिए कितनी मस्त प्रश्न है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है ना। गेहूं की खेती के लिए कितना तापमान होना चाहिए? ऑप्शन ए में क्या दिया है 5 से 10 डिग्री, तो बिल्कुल गलत है। 10 से 20 डिग्री कितना हो जाएगा जी? 10 से 20 डिग्री कितना होगा? 10 से 20 डिग्री। और किसी खेत का जो तापमान सही है 10 से 20 डिग्री है आसपास, तो क्या हो जाएगा जी? वह गेहूँ की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है, वह जमीन जो है बहुत ही अच्छी है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान चाहिए कितना चाहिए? 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर बी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? इसमें से बहुत सारे प्रश्न है जो पहले ही करा चुके हैं, अगर आप लोग हमारे क्लास को पहले किए होंगे तो इसमें से फटाफट सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न सभी प्रश्न कराया गया है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता था जी? तो ब्राज़ील में आप लोग को मालूम होगा कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फेजेंटा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है फेजेंटा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फेजेंटा के नाम से ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में कौन खाद्य फसल है, ठीक है। निम्न में कौन जो है वह खाद्य फसल है? ऑप्शन ए में दिया है गेहूं, ऑप्शन बी में दिया है गन्ना, ऑप्शन सी में दिया है कॉफी, ऑप्शन डी में दिया है चुकंदर। जो खाद्य फसल है वह कौन है जी? जो गेहूं है वह खाद्य फसल है। कौन सी फसल है? गेहूं जो है वह खाद्य फसल है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, फटाफट से सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे। अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर कि निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, ठीक है ना। विस्तृत रूप से मतलब विस्तार रूप से जो है वह वाणिज्य अनाज कृषि मतलब कृषि नहीं की जाती है। तो अर्जेंटीना के पंपास में है तो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका या कनाडा के प्रेरी भी यहाँ भी अच्छा होता है कृषि, ठीक है ना। एस्टेपीज में भी यहाँ पे कृषि अच्छी होती है। अमेजन के बेसिन में, ठीक है ना, अमेजन के जो अमेजन जंगल है, अमेजन जंगल वहाँ के बेसिन में, वहाँ पे केवल क्या है जी? जंगल ही जंगल है, तो वहाँ पे अच्छी तरह से कृषि नहीं हो पाती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा जी? राइट उत्तर हो जाएगा अमेजन के बेसिन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? किस कृषि के विकास, ठीक है ना, कौन सी कृषि है जिसका विकास वह यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया, मतलब यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया है? कौन सी कृषि है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है गोलखोज, ठीक है ना, गोलखोज। ऑप्शन बी में दिया है अंगूर उत्पादन, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिया है मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी में दिया है रोपण कृषि। जो रोपण कृषि है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी रोपण कृषि का जो विकास है वह यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों
के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रोपण कृषि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? जो बगाती कृषि है, बगाती नाम की जो कृषि है, वो सबसे अधिक कहाँ विकसित है? कहाँ पर सबसे अधिक बगाती कृषि की जाती है? ऑप्शन ए में दिया है दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में ही की जाती है। सबसे अधिक कहाँ की जाती है? दक्षिण पूर्व एशिया में ही बगाती कृषि की जाती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है कि सर्वोत्तम किस्म कोयला है। आपको सर्वोत्तम किस्म कोयला मतलब सबसे उत्तम तरह का कोयला कौन सा है? ठीक है ना, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? सबसे पहले कि आप लोग बता दें कि जो कोयला है उसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कोयला जो है कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के कोयला पाया जाता है। पहला एंथ्रासाइड है, दूसरा जो है बिटुमिन है, तीसरा जो है लिग्नाइट है, चौथा जो है वो पिट है। जिसमें सबसे अगर अच्छा माना जाता है, जो सबसे अच्छा है वह एंथ्रासाइड है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइड और सबसे खराब तो पिट है। सबसे खराब कौन है जी? पिट है और सबसे अच्छा जो है वह एंथ्रासाइड है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है? सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन है जी? तो एंथ्रासाइड है। कौन है? एंथ्रासाइड का है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न है कि निम्न में कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन सा है? सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से सुनते चलिए, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, रेशेदार फसल की बात करता है तो कॉफ़ी क्या है जी? कॉफ़ी नहीं है, चाय भी नहीं है, गन्ना भी नहीं है, कपास। कपास क्या है? एक रेशेदार फसल है। कपास क्या है? एक रेशेदार फसल है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? वह कौन सा उद्योग है जो दूसरे किसी उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए में दिया है कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी में दिया है छोटे पैमाने के उद्योग, ऑप्शन सी में दिया है आधारभूत उद्योग, ऑप्शन डी में दिया है स्वच्छंद उद्योग। ठीक है, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आप सबको मालूम होगा कि आधारभूत जो उद्योग है, ठीक है, आधारभूत उद्योग वह क्या करता है? दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट एकदम चुनिंदे प्रश्न है इसमें। ये जो मॉडल पेपर है इसमें कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है ना, प्रमुख कारण की बात करता है मतलब उद्योग स्थापना के लिए कौन इसमें उतना प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है बाजार, ऑप्शन सी में दिया है, बी में दिया है पूंजी, ऑप्शन डी में दिया है, सी में दिया है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन डी में दिया है ऊर्जा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व जो है वह औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। इसका सी उत्तर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? क्रियाकलाप जो है मुख्य रूप से लगभग 4 से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के मुख्य रूप से आपकी किताब में जो दिया गया है, ठीक है ना। उसमें पहला में है, पहला क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप जिसको बोला जाता है, दूसरा का द्वितीय, तीसरा का तृतीय, चौथा का चतुर्थ, पांचवा का पंचम क्रियाकलाप। तो पहला क्रियाकलाप में जो है उसमें जो है कृषि, ऐसे मछली पालना, ठीक है ना, छोटे छोटे जो काम होते हैं कृषि से संबंधित, मछली पालना, गाय भैंस पालना, पशु पालना, ये सब का है प्राथमिक क्रिया है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कि तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तो आपको बता दें कि तृतीय क्रियाकलाप जो है यहाँ पर पहला जो आखेट करना, शिकार करना, ये भी प्राथमिक क्रिया है। मछली पकड़ना ये भी प्राथमिक क्रिया ही है। कृषि भी प्राथमिक क्रिया है। लेकिन जो व्यापार है, व्यापार क्या है? एक व्यापार जो है एक तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार कौन सा क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी? राइट उत्तर हो जाएगा, व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तृतीय क्रियाकलाप की बात करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है वह है पर्यटन। कौन है? पर्यटन जो है दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शिक्षा और कानून जो है वह कौन सी क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और कानून जो है वह कौन सी क्रियाकलाप है? शिक्षा और कानून की बात कर रहा है तो पहला है प्राथमिक, ये तो प्राथमिक तो कृषि से संबंधित आता है। दूसरा है द्वितीय, ये भी तो होगा नहीं, छोटे छोटे उद्योग इसमें आते हैं। तीसरा जो है ये भी नहीं होगा। तीसरे में क्या आता है? तो पर्यटन, यहाँ से वहाँ संचार की बात करना, ठीक है ना। और चौथा जो है इसमें क्या आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण इसमें शिक्षा, कानून और सेवा आता है। ठीक है ना। चौथा में क्या आता है? ऐसे तीसरा में भी सेवा आता है, लेकिन चौथा में क्या आता है? मुख्य रूप से शिक्षा आता है, कानून आता है और सेवा जो है। शिक्षा कानून किस कौन सी क्रियाकलाप हो जाएगा? तो शिक्षा और कानून का हो जाएगा तो चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। कौन सी क्रियाकलाप हो जाएगा? शिक्षा और कानून चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक है ना। तृतीय क्रियाकलाप से इनमें से कौन संबंधित है? और मतलब पूछा है कि तृतीय क्रियाकलाप कौन कौन से है। तभी हमने इससे पहले क्लास किया है, इससे पहले का जो क्वेश्चन किया है 28 नंबर, उसमें दिया था व्यापार। तो व्यापार तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। संचार और सेवा अभी हमने आपको बताया है 29 नंबर प्रश्न कि जो सेवा है वह तृतीय क्रियाकलाप में भी आता है और संचार तो उसमें आता ही है। तो संचार पहले ही दे दिया तो ये भी तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। परिवहन, पर्यटन,
ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है परिवहन पर्यटन तृतीय क्रियाकलाप के लिए, ये भी उसमें आते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से जो सभी है ये सभी क्या आते हैं, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें से सभी तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ओपेक का, ठीक है ना, ओपेक जो है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। ओपेक का फुल फॉर्म है यहाँ पे, ओपेक का फुल फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन OPE के, ठीक है ना, ओपेक है उससे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना, इसे एक्सपोर्टिंग के से कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, मतलब ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न पूछा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन यही में दिया है, ऑप्शन यही में दिया है वियना। तो वियना में ही है। कहाँ है जी, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना में स्थित है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है, ठीक है। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मॉडल पेपर में दिए गए हैं। बहुत ही, जितने सारे प्रश्न आपको दिख रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही पाँच, आप लोग अगर इस पाँचों मॉडल सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना, एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे इससे बाहर पूछने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग 35 में 35 नंबर पूछता है या 70 नंबर पूछता है, जिसमें 35 बनाना होता है। पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग 35 में 35 मार्क आइएगा। बस इस पांचों मॉडल सेट को कर लीजिए, जिसका जब पहला मॉडल सेट है, ठीक है ना। ऐसे ही करके हम चारों मॉडल सेट को देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक कौन है, ऑप्शन ए में दिया है रे एमिलिसन, ऑप्शन बी में दिया है जॉन बर्जल, ऑप्शन सी में दिया है टिम बर्नल ली, ऑप्शन डी में दिया है बिंट सर्फ। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, टिम बर्नस ली, ठीक है ना। टिम बर्नस ली ने क्या किया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टिम बर्नल ली। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। जो बिग इंच पाइपलाइन है उसमें किस चीज़ का परिवहन किया जाता है, किस चीज़ को इधर से उधर ले जाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है दूध, से यहाँ पे दूध होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया है तरल पेट्रोलियम गैस, यानी कि LPG गैस जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी में दिया है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में दिया है जल। तो बिग इंच पाइपलाइन में किस चीज़ का परिवहन किया जाता है, तो बिग इंच पाइपलाइन में पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। किसका, पेट्रोलियम का, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कितने मज़ेदार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। विश्व का व्यस्तम समुद्री, मतलब जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है, वो कौन सा समुद्री मार्ग है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है, ठीक है ना, व्यस्त रहता है। ऑप्शन ए में है कीप मार्ग, ये तो होगा नहीं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, ये भी नहीं होगा। उत्तरी अटलांटिक मार्ग, इसका राइट उत्तर हो जाएगा यही, ठीक है ना। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला उत्तरी अटलांटिक मार्ग, यह सबसे अधिक व्यस्तम मार्ग है। सबसे अधिक क्या है जी, व्यस्तम मार्ग है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है कि संसार के अधिकांश महान पतन जो है इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। किस प्रकार, संसार के अधिकांश जो महान पतन है, वो जो पतन है, ठीक है ना, समुद्री पतन है, वो कैसी पतन है। प्रश्न यही पूछा है। देखिए कितना घुमा का प्रश्न दिया है, कितना घुमा का प्रश्न दिया है कि जो समुद्री पतन है वो कैसे पतन है। यही प्रश्न सेम टू सेम वही प्रश्न है कि समुद्री पतन कैसी पतन है, और उसी प्रश्न को घुमा के दिया है कि संसार के अधिकतम जो महान पतन है वो इस प्रकार किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है नौसेना पतन के रूप में, ऑप्शन बी में दिया है विस्तृत पतन, ऑप्शन सी में दिया है तेल पतन, ऑप्शन डी में दिया है औद्योगिक पतन, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, राइट उत्तर आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो समुद्री पतन है वो कैसी है, तो विस्तृत पतन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी, विस्तृत पतन हो जाएगा। कौन सा पतन हो जाएगा, तो विस्तृत पतन हो जाएगा। इसका भी वही उत्तर होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विस्तृत पतन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपके सामने दिख रहा होगा, 36वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन पठारी नगर है। निम्नांकित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है वह एक पठारिया नगर है। कौन सा है जो पठारिया नगर है, ऑप्शन ए दिया है नागापुर। नागापुर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, नागापुर जो है वह एक क्या है, तो पठारिया नगर है। कौन सा नगर है, पठारिया नगर है कौन, तो नागापुर। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। 36 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग आधा प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं लोग। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, आपको दिख रहा होगा। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 37 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नांकित लिंगानुपात निम्नतम है। किस निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है, ठीक है ना, बहुत ही कम है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है पंजाब, ऑप्शन डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में जो है क्या है, हरियाणा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, हरियाणा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिए। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, मतलब
मतलब कि जब 2011 में जनगणना हुआ था, उस जनगणना के हिसाब से, उस जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी। तो ऑप्शन ए में दिया है 950, ऑप्शन बी में दिया है 930, ऑप्शन सी में दिया है 943, ऑप्शन डी में दिया है 960। तो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो उस समय जो है लिंगानुपात था वह 900 कितना था, तो 43 था, 943 था। अभी वर्तमान में 952 हो गया। ठीक है ना, 952 के आसपास हो गया वर्तमान में, और उस समय कितना था, तो 943 था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 943। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है 39 नंबर के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा है। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार से, क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी। तो आप सबको मालूम ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है, इसका राइट उत्तर राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए इसमें सबसे बड़ा अगर राज्य बात की जाए जनसंख्या के हिसाब से तो बिहार है, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से बिहार। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि ह्रास हुआ था। किस अवधि में, मतलब किस समय में जनसंख्या की वृद्धि में क्या हुआ था, ह्रास हुआ था। मतलब उस समय जनसंख्या वृद्धि बढ़ नहीं रही थी, जो जनसंख्या था उस समय बढ़ नहीं रहा था, लगभग मतलब एकदम कहिए कि रुक ही गया था। ठीक है ना, ज़्यादा अच्छी तरह से जनसंख्या नहीं बढ़ पाया था। ऑप्शन ए में दिया है 1921 से 1951 तक, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया है 1901 से 1911 तक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है 1911 से 1921 तक। ऑप्शन सी इसका क्या राइट हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा 1911 से 1921 की जनगणना में क्या हुआ था, तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हुआ था, तो ह्रास हुआ था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1911 से 1921 तक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, मतलब एक नगर के लिए क्या होना आवश्यक है, एक नगर के लिए क्या होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में दिया है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह तो होना बहुत आवश्यक है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति होने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है ना, मतलब कि एक किलोमीटर जमीन पर, ठीक है ना, 400 लोगों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, अगला इसमें ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन कि नगर पालिका निगम आदि होना। नगर पालिका निगम जो है बहुत महत्वपूर्ण है जी, किसी भी नगर के लिए ये तो होना बहुत आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या का आकार में, ठीक है ना, 500 व्यक्तियों से अधिक, सही 5000 व्यक्तियाँ, बिल्कुल सही है। नगर निगम स्थापित करने के लिए 5000 व्यक्तियों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 5000 व्यक्ति है तभी वह एक नगर निगम बन सकता है। तो ये तो तीनों सही है, तीनों क्या है जी, तीनों एकदम सही है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, यह क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यह जो है नगर निगम स्थापित करने का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष प्रतिकर्ष आप सब पढ़े होंगे, तो इसमें पूछ रहा है कि अपकर्ष कारक नहीं है, जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। मतलब जन हस्तांतरण मतलब जन मतलब होता है लोग, हस्तांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का काम। तो जो इसका अपकर्ष कारक नहीं है, तो अपकर्ष कारक कौन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ई में दिया है रहन सहन की निम्न दशाएं। जो रहन सहन की निम्न अगर दशा होगी तो वह क्या है जी, अपकर्ष कारक नहीं है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। मतलब भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर, मतलब सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग जो है वह कहाँ पर है। तो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ है जी, तो लक्षद्वीप में है। कहाँ है, लक्षद्वीप जो है भारत का क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग जो है। ठीक है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग किस प्रदेश में है, किस केंद्र शासित राज्य में है, तो लक्षद्वीप में है। और वहीं अगर केवल राज्य की बात करता है कि कौन से राज्य में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे राज्य की बात करता है, राज्य कितने हैं, तो 28 है। तो इन 28 राज्यों में सबसे अगर अधिक है तो वह हो जाएगा केरल। राज्य की बात करें तो केरल, ठीक है ना, राज्य की बात करता है तो केरल, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है तो लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। कौन सा नगर है, भारत का कौन सा नगर है जिसके जो नदी के किनारे नहीं है। जैसे कि पटना है, पटना किस नदी किनारे है आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है ना, जो पटना है वह किस नदी किनारा है, आगरा जो है किस नदी किनारे से, तो किसी न किसी नदी किनारे है। लेकिन जो भोपाल है इसके किनारे कोई भी नदी नहीं है। भोपाल के किनारे कोई भी नदी नहीं है, मतलब भोपाल जो है वह चारों तरफ से नदियों से नहीं घिरा हुआ है। ठीक है ना, जो बाकी जो पटना है, पटना भी नदी किनारे है, आगरा भी नदी किनारे स्थित है, और कोलकाता जो है ये भी नदी किनारे स्थित है। लेकिन बाकी भोपाल है या नदी किनारे स्थित नहीं है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अभी बताया हमने कितना है जी कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है? 8 है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य कितने हैं, तो राज्य 28 है। राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है। भिलाई जो है, भिलाई जनजाति, वह किस वर्ग के नगर है, मतलब कैसे वहाँ का नगरीय व्यवस्था क्या है, ठीक है ना, किस तरह के लोग हैं वह भिलाई जनजाति। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है औद्योगिक नगर, ऑप्शन बी में दिया है व्यापारिक, ऑप्शन सी में दिया है खनन, ऑप्शन डी में दिया है परिवहन। तो जो भिलाई वर्ग के लोग हैं वह औद्योगिक नगर है। कैसे है जी, तो वहाँ पे ज़्यादातर उद्योग है। ठीक है, क्या है? उद्योग है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन जो है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, मतलब जूट उत्पादक में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। ऑप्शन ए में दिया है कृष्णा, ऑप्शन डी में दिया है गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी में दिया है नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन डी में दिया है कावेरी डेल्टा। ठीक है, कावेरी डेल्टा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा वह जूट उत्पादन के क्षेत्र में सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, मतलब भारत में हो रही कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है। ठीक है ना, भारत में हो रही कृषि की समस्या क्या है। तो सबसे पहले समस्या क्या है इसमें जी, ऑप्शन ए में दिया है निम्न उत्पादकता। ये तो इसकी समस्या है, निम्न उत्पादकता जो है इसकी समस्या है। अगला क्या है, विखंडित, खेतों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि घर परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है तो खेतों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है कि नहीं। तो खेतों की संख्या क्या हो गई जी, बहुत ही छोटी छोटी आकार में हो गई है। ये भी इसकी समस्या ही है। अगला क्या है 3 नंबर कि अनियमित मानसून, इसमें वातावरण जो है सही से नहीं मिल पा रहा है, वातावरण भी सही से नहीं मिल पा रहा है। तो ये तीनों क्या है जी, तीनों इसका कारण है, तीनों क्या है इसका कारण है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि ये सभी क्या है, तो भारतीय कृषि के लिए एक समस्या है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है वो कहाँ स्थित है जी, आप सबको मालूम होगा कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से कर लीजिए, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। ठीक है ना, रिवीजन के लिए है 5 मॉडल सेट एकदम। अगर आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग हमारी जो बातें हैं समझ में आ रही होगी, आप लोग अच्छे से मन लगा पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी और तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। किस राज्य में कपास का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तो कपास का उत्पादन होता ही है। ऑप्शन बी में दिया है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी होता है। ऑप्शन डी में दिया है हरियाणा, यहाँ पे भी होता है। लेकिन छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में दिया क्या दिया है, ऑप्शन डी में दिया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या होता है जी, तो कपास का उत्पादन नहीं होता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वहाँ पे कपास का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर की सोलापुर जो है वह किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जो सोलापुर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मतलब होता है, कौन सा उद्योग वहाँ पे पाया जाता है सोलापुर में। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है लौह इस्पात, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया है एल्यूमिनियम, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है सीमेंट, ये भी नहीं है। सूती वस्त्र, जो सोलापुर है वहाँ पे सबसे अधिक का है जी, तो सूती वस्त्र का निर्माण होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सूती वस्त्र के लिए सोलापुर जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र है, कैसा केंद्र है। प्रश्न पूछा है कि जो बोकारो इस्पात केंद्र है वह कैसा केंद्र है। ऑप्शन ए में दिया है मिश्रित, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है निजी, ऑप्शन सी में दिया है सार्वजनिक, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बोकारो जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र है। कैसा है जी? सार्वजनिक क्षेत्र है। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर कि प्रादेशीय नियोजन का संबंध है। प्रादेशीय नियोजन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया है आर्थिक व्यवस्था के लिए विभिन्न सेक्टरों का विकास, इससे है नहीं। ऑप्शन बी में दिया है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है परिवहन जलतंत्र के क्षेत्र अंतर में, ठीक है ना, परिवहन जलतंत्र के जनतंत्र में क्षेत्रीय अंतर। तो इसका राइट उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है कि भारतीय मतलब भारत में रेल जो है सबसे पहले कब चला था। भारत में रेल सबसे पहले कब चला था जी। ऑप्शन ए में दिया है 1853, यही सही है। ऑप्शन ए क्या है जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही सही है। 1853 में सबसे पहले क्या चला था, तो भारतीय रेल 1853 में चला था। और कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से थाने तक। कहाँ से कहाँ जी, मुंबई से थाने तक भारत में सबसे पहले रेल चला था। कब से कब कब, तो 1853 में मुंबई से थाने तक भारत में सबसे पहले रेल चली था। अब बात करते हैं पूरे विश्व में सबसे पहले कब चला था। पूरे विश्व में सबसे पहले तो 1825 में। कब चला था, 1825 में। कहाँ चला था, तो इंग्लैंड में, अंग्रेजों के देश में। ठीक है, कहाँ पे, अंग्रेजों के देश में।
इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा जी, राइट उत्तर हो जाएगा। 1853 में भारत में रेल चली थी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई जी, ठीक है ना। भारत को इंटरनेट, ठीक है ना, अभी जो हम लोग इंटरनेट की जो उपयोग करते हैं, डाटा जो हम लोग उपयोग करते हैं, उसकी सुविधा कब प्राप्त हुई, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्राप्त हुई। ऑप्शन ए में दिया है 2000, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी में दिया है 1998। कब हुआ था, 1998। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 में सबसे पहले भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि भारत में चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सा है। भारत में जो 4 महानगरों को, ठीक है ना, बहुत ही बड़े बड़े नगर है, 4 महानगरों को जोड़ने वाले जो है उस सड़क कौन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ से शुरू हुई, उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर, मतलब सभी दिशा को, ठीक है ना, सभी दिशा में जितने महत्वपूर्ण जो नगर है उन सभी नगरों को अच्छे से जोड़ती है कौन, तो स्वर्णिम चतुर्भुज इसका नाम है, ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये जो है 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर कौन जोड़ता है, ठीक है ना, ये तो गलती हो गया, उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। प्रश्न ध्यान से सुनिए, उत्तर दक्षिण, उत्तर ऊपर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, मतलब कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, मतलब जो रास्ता है वो किससे किसको जोड़ता है। तो उत्तर में सबसे पहले जोड़ता है श्रीनगर को। उत्तर में किसको जोड़ता है जी, तो श्रीनगर को। दक्षिण में किसको जोड़ता है, कन्याकुमारी तक। उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ऑप्शन सी में क्या दिया जी, ऑप्शन सी में दिया है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। यहीं अगर आपको प्रश्न घुमा कर पूछ देता है कि उत्तर दक्षिण तक श्रीनगर से कन्याकुमारी, वहीं प्रश्न को पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व तक, मतलब पश्चिम से इधर से और इधर तक किसको जोड़ता है, तो सिलचर को पोरबंदर। तो यहाँ पे दिया है पोरबंदर, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा सिलचर। दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो दक्षिण और उत्तर हो जाएगा श्रीनगर कन्याकुमारी, और पश्चिम और पूर्व हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2010 में 10 से 11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक, मतलब सबसे अधिक व्यापार में भागीदारी कौन दिया था, कब, 2010 से 11 के बीच में भारत को सबसे ज़्यादा मतलब मदद कौन किया था व्यापार में। ऑप्शन ए में दिया है अमीरात, ऑप्शन बी में दिया है अमेरिका, ऑप्शन सी में दिया है चीन, ऑप्शन डी में दिया है जर्मनी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना, चीन। कौन, चीन जो है वह 2011 से 2010 और 2011 के बीच में भारत का, ठीक है ना, भारत को बहुत ज़्यादा साथ दिया था। कब, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2011 से 2010 के बीच। ऑप्शन सी चीन का हो जाएगा जी, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का मापन है, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण को किस से मापते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि आप लोग से साइंस से ही प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण में किसको मापते हैं जी, तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, हम पहुंच गए हैं 60 नंबर, मात्र 10 प्रश्न और बचे हैं। कुल 70 प्रश्न रहते हैं हमारे शीट में ज्योग्राफी के, और 30 प्रश्न जो है 30 नंबर का होता है वो प्रैक्टिकल से मिलता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल से या 70 नंबर आपको एग्जाम में देना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो 60 नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, मतलब उद्योग से, जो उद्योग है वहाँ से कौन कौन सी प्रदूषण होती है। जल प्रदूषण तो होता ही, सबसे पहले जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जब मशीनें चलती है तो वायु प्रदूषण भी होता है, और ध्वनि भी होती है कि नहीं। कुछ जलता है तो वायु प्रदूषण, पानी में कुछ कचरा फेंक देते हैं तो जल प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण तो होती है जब मशीनें चलती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी होता है। उद्योगों से क्या होता है जी, इनमें से सभी प्रदूषण होती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है जी, ऑप्शन ए ही में दिया है, ऑप्शन ए दिया है खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन ए ही में दिया है इसका उत्तर, खाद्यान्न उत्पादन से जो है हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो आप सबको मालूम होगा कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर बना है। सबको मालूम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, मतलब सबसे छोटा इनमें से कौन है जी। तो नर्मदा बेसिन है तो सबसे बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी नहीं लेकिन बड़ी है। गोदावरी ये भी बड़ी है। माही बेसिन, ठीक है ना, ये क्या है जी, माही बेसिन जो है ये सबसे छोटा है। क्या है, माही बेसिन। तापी ये भी बड़ा है, इससे माही बेसिन क्या है, सबसे छोटी है। इसका ऑप्शन सी क्या आ जाएगा जी, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 65 नंबर कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, मतलब जूट उत्पादक सबसे अधिक कहाँ होता है। सबसे अधिक जूट उत्पादक कहाँ होता है जी, तो गंगा डेल्टा। ये भी प्रश्न को पहले ही किया था, ठीक है ना, पहले ही किया था कि गंगा डेल्टा क्या है जी, सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में अवस्थित है। रावत भट्टा की बात कर रहा है, तो रावत भट्टा कहाँ स्थित है जी, रावत भट्टा जो है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है।
गैर परंपरागत स्रोत की बात कर रहा है, गैर परंपरागत परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत। ऑप्शन ए में दिया क्या दिया है, कोयला, ये भी तो परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन बी में दिया है खनिज, भी परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन बी में दिया है जल विद्युत, भी परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, एक गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में किससे है। मैसाबी श्रेणी जो है किससे संबंधित है जी, तो बहुत आसान प्रश्न है, लौ अयस्क से। किससे संबंधित है, लौ अयस्क से जो है मैसाबी श्रेणी संबंधित है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 69 नंबर। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंगरौली है वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है जी, तो जो सिंगरौली है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, इस मॉडल सेट का लास्ट प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस क्लास में आपका कितना कुल 70 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट, पहला मॉडल सेट का 70 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 70 ऑब्जेक्टिव में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ठीक है, आप लोग हर हाल में इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। पहला मॉडल सेट है, इसी तरह का 4 मॉडल सेट और आपको देंगे, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अगर अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब इसका अगला हम लोग लेकर आए क्लास तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।